पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मार्शल स्पीड जो थी उसने जैसे ही किन्नन की वो स्वॉर्ड की पावर को अपने साथ मर्ज किया था उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है और उसको उसके हाथ वापस मिल चुके थे क्योंकि उसी के हाथ से ही बनी तो वो स्वॉर्ड थी। तो जैसे स्वॉर्ड की पावर उसको मिली वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। इसके बाद वो कहना कहता है कि मैं आपको अपने साथ मर्ज करने वाला हूँ, यानी कि उसके बाद आप जिस तरह से चाहें उस तरह से मेरा यूज कर पाएंगे। ये आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन मार्शल स्पीड किन्नन को ये तो नहीं पता था कि आखिर उसने उसको अपना मास्टर क्यों चुना। क्या उसने देखा था किन्नन के अंदर जिस वजह से उसने उसको अपना मास्टर चुना है। लेकिन वो इतना जरूर कहता है कि वक्त आने पर मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद किन्नन चला जाता है शानडाउ लीग के साथ फाइट करने के लिए और वो वहां पर उन सभी का खात्मा कर चुका था। वो सभी को जान से मार डालता है जो कि बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग सीन था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ब्लाइंड मास्टर जब अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ था तो ब्रदर यांग ये देखकर बिल्कुल इंप्रेस हो जाता है और वो हैरान भी रह चुका था। वो कहता है कि ब्लाइंड मास्टर की कल्टीवेशन पावर तो मार्शल एंसेस्टर रेल्म की है। आखिर ब्लाइंड मास्टर मार्शल एंसेस्टर रेल्म का बंदा कैसे हो सकता है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मार्शल एंसेस्टर रेल्म के बंदे से मेरी कभी मुलाकात होगी। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ब्लाइंड मास्टर की असल में बैकग्राउंड है क्या, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना तो बना कैसे, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बन भी गया तो इतने मामूली से काम पर क्यों लगा हुआ था। जो शानडाउ लीग वाले ने उसको तिजोरी का जो वॉल्ट है उसकी निगरानी करने के लिए रखा था ना, ये तो एक छोटा मोटा काम हुआ एक मार्शल एंसेस्टर रेल्म के बंदे के लिए। तो ब्लाइंड मास्टर कहता है कि तुम लोग मेरे बारे में और मेरी जानकारी हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, तो ठीक है मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे। तो ये सुनकर वो दोनों कहते हैं कि हाँ अगर आप बताओगे तो हम लोग बिल्कुल सुनेंगे। तो ये सुनने के बाद ब्लाइंड मास्टर कहना शुरू करता है कि जब मैं अपना मार्शल सेंट रेल्म ब्रेक थ्रू किया था ना, तो उसके बाद मैं इस माउंटेन के ऊपर आया था अपनी कल्टीवेशन वगैरह करने के लिए। यहाँ पर आने के बाद उस टाइम के हिसाब से मुझे एक अच्छी पोजीशन मिली थी, मुझे एक मास्टर की पोजीशन दी गई थी कि मैं इसके बाद कुछ डिसाइपल वगैरह को ट्रेन करता था। सब कुछ बिल्कुल बेस्ट तरीके से जा रहा था। उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब मुझे 8 डिसाइपल दिए गए जिनको मैं ट्रेनिंग देना शुरू किया। उन 8 डिसाइपल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी कि मैं उनको जितना चाहूँ उतना स्ट्रॉन्ग बना दूं मेहनत करके। उन्हीं में एक लड़की शामिल थी जो कि मेरे ही एज के आसपास की थी, और सच बता रहा हूँ वो लड़की इतनी ज्यादा टैलेंटेड थी ना जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। सबसे ज्यादा टैलेंटेड थी वो। मैंने उस पर और ज्यादा ध्यान दिया और उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प की। इस वजह से हमारा मास्टर और डिसाइपल का रिश्ता तो नहीं रहा, लेकिन ये उसके अलग स्टेप पे चला गया, यानी कि इसका लेवल बढ़ गया और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। लेकिन ये कुछ टाइम तक ही चला। इसके बाद हम दोनों अलग हो गए। अलग होने का रीजन ये नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बल्कि रीजन ये था कि जब भी कोई हमें देखता ना तो लोग गलत नजरों से देखते कि देखो एक मास्टर और एक डिसाइपल कैसे रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस वजह से वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को मेरे सामने शेयर ही नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगा कि अगर वो मेरे साथ रहेगी तो उसको घुट घुट कर रहना पड़ेगा, वो उतना खुश नहीं रह पाएगी लोगों के ताने वगैरह सुनकर। इसलिए उसकी खुशी की खातिर मैंने उसको परमिशन दे दी कि वो जो करना चाहती है वो कर सकती है। अगर उसे मुझे छोड़ना है तो वो मुझे छोड़ भी सकती है, लेकिन मेरे दिल से वो कभी भी नहीं गई। और जैसे ये हुआ ना, इसके बाद शानडाउ लीग वालों को उस लड़की के इस हरकत के बारे में पता चल गया कि मैंने और उस लड़की ने मास्टर डिसाइपल होने के बावजूद भी ये सारे चक्कर चलाए हैं। इस वजह से शानडाउ लीग वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने ये नोटिस किया कि अगर ये लड़की को ऐसे छोड़ दिया जाता है ना तो ये आगे चलकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और उन पर खतरा साबित हो सकती है। इसलिए उन लोगों ने उस लड़की को जान से मार दिया और उसको एक पत्थर का बनाकर इसी माउंटेन के ऊपर रख दिया। उस टाइम मैं सिर्फ एक मार्शल सेंट रेल्म का कल्टीवेटर था, जो कि अगर तुम भी इस रेल्म पे होगे तो तुम्हें पता होगा कि वो उतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग रेल्म नहीं है जिसकी मदद से मैं शानडाउ लीग वाले के हर एक बंदों का मुकाबला कर पाता। इस वजह से मैं भी वहाँ कुछ नहीं कर पाया और वो लड़की पत्थर में यानी कि बर्फ में बनकर हमेशा के लिए रह गई। लेकिन जब से ये हुआ था ना, मेरे अंदर बदले की आग इतनी ज्यादा भड़की कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने दिन रात एक करके मेहनत की और उसके बाद मैंने अपने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश में लगा रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना मार्शल एंसेस्टर रेल्म ब्रेक थ्रू किया, लेकिन गुस्सा मेरे ऊपर इतना हावी था कि मैंने दिमाग तो चलाया ही नहीं ढंग से। बस जोश में आकर सीधा शानडाउ लीग वालों के खिलाफ जंग छेड़ दी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। उस टाइम भी मैं अकेला हो गया और सामने पूरा शानडाउ लीग था। इस वजह से उन लोगों ने मेरी कल्टीवेशन को सप्रेस किया, उसको काफी हद तक डिस्ट्रॉय किया और मुझे ये छोटे मोटे काम पर लगा दिया। तुम देख रहे थे आपके ट्रेजर वॉल्ट की गार्डियन मैं कर रहा था, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह मैं वहां पर मौजूद था। मेरी डेस्टिनी कभी भी ये नहीं थी कि मैं एक गार्ड की तरह किसी दरवाजे की सुरक्षा करूं, लेकिन उन शानडाउ लीग वालों की वजह से मुझे ये करना पड़ा। मैंने ठान लिया था कि किसी भी तरह से शानडाउ लीग वालों की वाट लगा कर रहूंगा। और आज जब यहाँ पर शानडाउ लीग वाले खत्म हुए ना, मुझे दिल से एक सुकून मिल रहा है कि आखिरकार बदला मेरा पूरा हुआ। जो उन लोगों ने इस लड़की के साथ किया था और जो मेरे साथ किया था, उन सभी का बदला आज जाकर पूरा हुआ।
हुआ है, वो भी किन्नान की हेल्प से। मैं किन्नान का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरी आंखें बचपन से मेरे साथ नहीं थी, मैंने हमेशा उस लड़की को कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन सिर्फ उसकी बातें सुनी है, उसका प्रेजेंस महसूस किया है और उसकी हंसी वगैरह सुनी है। उसी ने मुझे बिल्कुल दीवाना कर दिया था। लोग कहते थे कि उस लड़की की स्माइल इतनी ज्यादा प्यारी थी ना कि लोग बस उसके स्माइल के ही दीवाने थे, पर मेरी ये बदनसीब आंखें कभी उसे देख ही नहीं पाई। आज जो पिल तुम मेरे लिए लेकर आए थे ना, उसकी मदद से मैंने अपना वापस से जो खोई हुई पावर थी, जो शैनडाउ लीग वालों की वजह से मैंने खो दिया था, वो मुझे वापस मिल चुकी है और मैं वापस से अपनी मार्शल एंसेस्टर रैम की पावर को यूज कर पा रहा हूँ। मुझे बस अब एक चीज जिंदगी में चाहिए। सब कुछ तो मेरे पास जो था वो खत्म हो गया, लेकिन एक चीज मुझे मिल जाएगी ना तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा कि मैं एक बार उसकी स्माइल देखना चाहता हूँ। उस लड़की की मुझे स्माइल देखनी है और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद वो तुरंत अपनी लाइफ फोर्स जो होती है ना, उसको बर्न करना शुरू कर देता है। यानी कि वो अपनी कल्टीवेशन पावर, अपनी जिंदगी, सब चीज को बर्न कर रहा था सिर्फ एक झलक पाने के लिए उस लड़की की। वो अपनी सारी पावर को खत्म करके बस अपनी आंखें वापस हासिल करना चाहता था। ब्रदर यांग कहता है कि ब्लाइंड मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, बेवकूफी नहीं कर रहे हो आप। ये आपने इतनी मुश्किल से अपने मार्शल एंसेस्टर रैम की पावर को हासिल किया और आप अपनी पूरी लाइफ फोर्स को अब डिस्ट्रॉय करने पे लगे हो सिर्फ इस लड़की की झलक पाने के लिए। वो लड़की तो मर गई है ना, सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है आपके सामने, उसको देखकर क्या करोगे। पर किन्नान ब्रदर यहाँ को शांत कर देता है कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए, ब्लाइंड मास्टर को उनके हाल पर छोड़ दो। तुम्हें क्या लगा कि इन्होंने जो अपनी कल्टीवेशन को रिकवर किया, खुद को स्ट्रॉन्ग वापस से बनाया है किसी पे अटैक करने के लिए या पावर को गेन करने के लिए? नहीं, बल्कि बस उस लड़की की स्माइल देखने के लिए। इनको पता था कि जब अपने मार्शल एंसेस्टर रैम की पावर हासिल करने के बाद वो अपने लाइफ फोर्स को बर्न करेंगे ना, तो चांस होगा उनके पास कि उनकी आंखें ठीक हो जाए, और यही करने पे वो तुले हुए हैं। ब्लाइंड मास्टर अपनी आधे से ज्यादा लाइफ फोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता। उसको इतनी तकलीफ हो रही थी जिसकी तकलीफ का हिसाब भी नहीं था। वो अपना कल्टीवेशन, अपना सब कुछ बर्बाद करके बस अपनी आंखें वापस हासिल करना चाह रहा था। अब चाहे उसको इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, फिर भी आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और उसकी आंखें वापस आ चुकी थी। जिंदगी में पहली बार जब से वो पैदा हुआ था, आज वो देख पाया था। वो कहता है कि हमेशा मैंने उस लड़की की सिर्फ आवाजें सुनी है, उसका प्रेजेंस महसूस किया। आज पत्थर की वो सही रहेगी लेकिन फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसको कम से कम देख तो लूंगा। वो जैसे अपनी आंखों के सामने देखता है, उसको उसी लड़की का वो बर्फ से बना हुआ स्टैचू नजर आता है। उसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, मानो उसको उसकी दुनिया मिल गई हो। इतना ज्यादा इमोशनल और इतना कमाल का सीन था ना, जो आपको बिल्कुल तोड़ कर रख देगा। बहुत ही इमोशनल सीन था। जैसे वो देखता है उस लड़की के पत्थर बने हुए स्टैचू को, तो उस जो पत्थर बना हुआ था ना लड़की का, उसके अंदर से भी आंसू निकल कर आने लग जाते हैं। हालांकि ये आंसू तो आसपास का जो मौसम था, बर्फ के टुकड़े थे, उनसे निकल रहे थे, लेकिन फीलिंग बहुत ज्यादा रियल थी, मानो कि सच में वो लड़की रो रही हो ब्लाइंड मास्टर को देखकर। वो कभी भी ब्लाइंड मास्टर को धोखा नहीं देना चाहती थी, ना ब्लाइंड मास्टर उसको धोखा देना चाहता था, लेकिन शैनडाउ लीग वालों की वजह से इनका प्यार खत्म हो गया। ब्लाइंड मास्टर कहता है कि मुझे तुम्हारी झलक मिल गई है ना, अब मैं मर जाऊं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जिंदगी का सब कुछ हासिल कर लिया, अब मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। किन्नान और ब्रदर यांग भी ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान रह चुके थे। उनको भी बहुत अच्छा भी लगता है और काफी वो लोग उदास भी थे। इसके बाद किन्नान वापस से घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसके सारे के सारे दोस्त वगैरह मौजूद है और यहाँ पर एक पार्टी रखी गई होती है, क्योंकि साउथ हेवनली गेट का वो मास्टर भी डिस्ट्रॉय हो गया, वो खत्म हुआ, साथ ही साथ शैनडाउ लीग वाले भी खत्म हो गए। अब सारे के सारे दुश्मनों की वाट लग चुकी थी, तो यहाँ पर पार्टी बनना तो बनता था। वो लोग कहते हैं कि इतने सालों से हमारे कॉन्टिनेंट के ऊपर जो काला साया बनकर ये दोनों मंडला रहे थे ना, ये खत्म हुआ। अब यहाँ पर एक नया हिस्ट्री लिखी जाएगी, इतिहास के पन्ने वापस से लिखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। किन्नान को तो देखो, किन्नान की तो सबसे ज्यादा मजे हो गई कि उसको बहुत सारे ट्रेजर मिल है, जो कि शैनडाउ लीग वाले कहते हैं पूरे ट्रेजर अब उसी के हो गए। तो किन्नान कहता है कि देखो, जब ये साउथ हेवनली गेट वाले भी खत्म हो गए, शैनडाउ लीग वाले भी खत्म है ना, तो हमने जो अपना अलायंस बनाया था, हेवन डिफाइंग अलायंस, उसको खत्म कर देना चाहिए। हमने ग्रुप बनाया था ना जो कि हेवन के खिलाफ होंगे, तो अब उसकी मुझे नहीं लगता कि जरूरत होने वाली है। तो आज से इसका क्रियाक्रम किया जाता है। तो उसके दोस्त वगैरह भी कहने लग जाते हैं कि हमने अलायंस खत्म किया ना, दोस्ती थोड़ी ना खत्म की, हम तो ऐसे ही मौज मस्ती दिन भर करते रहेंगे, जब मिलेंगे जहां मिलेंगे मौज मस्ती तो अपनी बनती ही रहेगी। तो किन्नान भी कहता है कि हाँ, मौज मस्ती करने से मैंने थोड़ी ना रोका, ये तो हम डेली करेंगे, कभी कभी तो हम मिलते हैं, जितना मिलेंगे उतने मजे करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और खुशी का मौका है कि अंकल टैंक जो है ना, वो भी बस अपना ब्रेक थ्रू करने वाले हैं और उसके बाद उनको मौका मिलेगा 9 हेवंस के अंदर जाने का। ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम पहली बार देख पाएंगे किसी को 9 हेवंस के अंदर जाते हुए। सारे के सारे लोग कहना चाहते हैं कि जितना ज्यादा हायर रन को अचीव किया जाए, उसके बाद ही मौका मिलता है 9 हेवंस के अंदर जाने का। लोग उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का सपना देखा करते हैं और इंसान स्ट्रॉन्ग बनता है तभी उसको 9 हेवंस में जाने का मौका मिलता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर वो मौका मिले ना, हाँ, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर अपनी कल्टीवेशन करेंगे, क्योंकि यहीं पर हमने अपना बचपन और अपनी सारी जिंदगी गुजारी है। हम इस वर्ल्ड को छोड़कर थोड़ी ना जा सकते हैं। किसी को इस जगह की भी तो जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना, कि यहाँ पर कुछ खतरा आएगा तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ब्रदर
मिलांग तो यहीं पे रहने वाला लग रहा था। उसको मौका भी मिला 9 हेवेंस में जाने का तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। सीमा तो कहने लग जाता है कि अरे मैं तो तुम्हारे जैसा सही इंसान नहीं हूँ, मैं को अगर मौका मिला ना 9 हेवेंस के अंदर जाने का मैं तुरंत ही चला जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन के अंदर वो लोग मुझे लात मारकर बाहर फेंक देंगे मेरी हरकतों को देखकर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घटिया किस्म का बंदा हूँ। वहां से मुझे धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा। उससे अच्छा है कि जिंदगी भर यहीं पे दारू पीकर पड़े रहेंगे, वही अच्छा है। ना कहीं जाओ ना कहीं से धक्के मारने को मिलेगा, दारू पियो, बस यही जिंदगी बाकी रह गई है अब तो। सब दोस्त वगैरह अपना आपस में मस्ती मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी किन्नन नोटिस करता है कि वो जो एम्प्रेस है ना उसके स्पेशल वर्ल्ड वाली, वो उसको बुला रही है। तो किन्नन जल्दी से अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो एम्प्रेस से कहने लगा था कि एम्प्रेस आप ठीक तो हैं, आपने मुझे बुलाया, कुछ जरूरी काम था क्या? तो एम्प्रेस कहती है कि हाँ किन्नन, मुझे तुमसे कुछ कहना था। तुम्हें तो पता ही है कि मैं हमेशा से इस तरह से नहीं रही थी, मतलब कि सिर्फ तुम्हारे स्पेशल वर्ल्ड के अंदर मेरी पहले एक जिंदगी हुआ करती थी जो कि साउथ हेवनली गेट वालों की वजह से नहीं रही, लेकिन अब जब वो खत्म हुए हैं तो मुझे मेरी वापस से जिंदगी जीने का मौका मिला। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अब ना छोड़कर तुम्हें जाना होगा। मुझे मन तो नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें बस ऐसे ही फेयरवेल कह दूं, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया ताकि थोड़ी हम बातें करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगी। कि नानी सुनकर बिल्कुल परेशान हो जाता है कि आप भी जा रही हो क्या? आप कहाँ जा रही हो? आपने कब मन बना लिया यहाँ से जाने का? वैसे आप जाओगे कहाँ पर? तो एम्प्रेस कहती है कि कहाँ जाऊंगी? 9 हेवेंस के अंदर ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे पहले ये अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन मैं उसको हासिल नहीं कर पाई थी, पर अब इस बार जब मौका मिला है तो मैं 9 हेवेंस के अंदर जाऊंगी। मैं पिछले कुछ दिनों से ना हेवन और अर्थ की जो लॉज वगैरह थे उनको अच्छे से स्टडी कर रही थी, ताकि वहां जाने के बाद किस तरह के सिस्टम वगैरह होंगे, किस तरह के लॉज होंगे, उनको अच्छे से समझ सकूं, ताकि मैं अच्छे से प्रिपेयर रहूं वहां पर जाने के लिए। और मैंने इस चीज की भी तैयारी की है कि आगे कभी भी वो साउथ हवेली गेट जैसा कोई और भी बीच में आकर खड़ा ना हो जाए जो किसी की कल्टीवेशन को रोकने की कोशिश करे। लेकिन मुझे एक चीज पे डाउट लगता है कि वो साउथ हवेली गेट वाले ना अकेले दम पर तो इतनी बड़ा काम नहीं कर सकते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 हेवेंस के अंदर कोई ऐसा है जो साउथ हवेली गेट वालों का साथ दे रहा था। मेरा एक और यही रीजन है 9 हेवेंस के अंदर जाने का कि देख सको कि असल में वो मास्टरमाइंड था कौन। तो किन्नन कहता है कि 9 हेवेंस तो कितनी बड़ी जगह है, वहां पर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर रहा करते हैं, तो वहां के लोगों को हम ऐसा नॉर्मल इंसानों से क्या ही मतलब होगा? हम तो एक छोटे मोटे अपर रेल्म से आते हैं, तो यहाँ के लोगों के साथ वो क्या ही करना चाहेंगे? तो एम्प्रेस कहती है कि यही तो मैं मुझे पता लगाना है कि असल में वहां पर चल क्या रहा है। साथ ही साथ 9 हेवेंस की जो कल्टीवेशन स्पीड है ना वो भी बहुत ज्यादा फास्ट होती है। अगर हम यहाँ पर एक दिन बिताते हैं तो वहाँ का एक महीना गुजर जाता है, इतनी ज्यादा कल्टीवेशन हम कर लेते हैं वहां पर। यहाँ जिंदगी बिल्कुल पानी की रफ्तार के साथ बहते जाती है ना, तो वहां पर जिंदगी आराम से चलती है, एकदम सुकून और शांति से भरा वहां पर माहौल होता है। अगर तुम्हें जब मौका मिले ना 9 हेवेंस के अंदर आने का तो एक बार जरूर आकर देखना। तो किन्नन कहता है कि तभी तो सभी लोगों का सपना होता है 9 हेवेंस के अंदर जाने का। सारे लोग मरते हैं एक बार वहां की झलक पाने के लिए। एम्प्रेस जो थी वो किन्नन को कुछ टेक्निक वगैरह देती है और कहने लग जाती है कि ये सारी टेक्निक थी जिनका मैं कभी यूज ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे फिजिकल शरीर को तो उस नंत्यान ने डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ था, लेकिन जब उसके दोनों क्लोन की पावर को मैंने अपने अंदर मर्ज किया तो मेरा फिजिकल शरीर वापस से रिकवर हुआ। लेकिन अब मैं इसको कल्टीवेट करके क्या करूंगी, इसलिए ये टेक्निक तुम अपने पास रखो। ये सारी स्पिरिचुअल की एनर्जी की टेक्निक है, ये तुम्हें हेल्प करेगा ब्रेक थ्रू करने में, और उसके बाद तुम्हें भी मौका मिलेगा 9 हेवेंस के अंदर जाने का। तुम वैसे भी अपना मार्शल सेंट रेल्म तक पहुंचे ही हो, उसके बाद एक ही रेल्म और ब्रेक थ्रू करना है, फिर तुम्हें मौका मिलेगा वहां जाने का। तो इंतजार किस बात का, मेहनत करो और जल्दी से वहां पर आ जाओ, क्योंकि 9 हेवेंस के अंदर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुमसे मिलना चाहूंगी मैं वहां पर। 9 हेवेंस के अंदर जाने के बाद बिलियन का जो शरीर डिस्ट्रॉय हुआ है ना उसको भी मैं फिक्स करने के बारे में कुछ सोचूंगी, तरीका ढूंढ के रखूंगी, और जब तुम आओगे ना तो हम साथ में मिलकर बिलियन को रिकवर करेंगे, उसका फिजिकल शरीर लाने की कोशिश करेंगे। मैं वो डेथ क्रिस्टल भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ, उम्मीद है कि हमारी मुलाकात फिर से होगी। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लग जाती है। किन्नन कहता है कि एम्प्रेस रुकिए, तो कुछ और बातें करते हैं, इतनी जल्दी आप नहीं जा सकती। लेकिन तब तक एम्प्रेस वहां से जा चुकी थी। किन्नन जैसे एम्प्रेस का पीछा करता है वो सीधा अपने टेबल से ही गिर जाता है, क्योंकि वो अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर देख रहा था एम्प्रेस को, लेकिन रियलिटी में तो अपने दोस्तों के सामने बैठा था, खाना खा रहा था ना। तो उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं कि अबे मिर्गी का दौरा पड़ गया किन्नन को, बैठे बैठे लुढ़क गया, ये हुआ क्या इसके साथ? तो किन्नन अपनी इज्जत बचाते हुए कहते कि अरे नहीं वो मेरा पैर फिसल गया था। वैसे हाँ, मेरे पास ना एक कमाल की टेक्निक आई है, मैंने तुमसे कहा था ना कि जो भी मेरा होगा वो तुम सबका भी होगा। तो चलो एक काम करते हैं, सब मिलकर इस टेक्निक को कल्टीवेट करते हैं। क्या बोलते हो, करोगे इस टेक्निक को कल्टीवेट? सब मिलकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, सबको मौका मिलेगा 9 हेवेंस के अंदर जाने का। तो ये सुनकर उसके सारे दोस्त खुश हो जाते हैं। अब लगता है कि किन्नन की भी बारी आने वाली है 9 हेवेंस के अंदर जाने की, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।